नमस्कार प्रिय छात्रों, राजहंस पाठशाला में मैं शेफाली शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 कृतिका भाग 2 के पाठ 3 के साथ मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका भाग 1 और भाग 1 क्रमशः हम 2 अंशों में डाल चुके हैं, जिसमें आपने बड़े विस्तार से लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ के भावार्थ को समझा है। अब हम भाग 2 के अंतर्गत शब्द संपदा, विशेष जानकारियाँ और प्रश्न अभ्यास पर विचार करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले चलते हैं शब्द संपदा की ओर। शब्द संपदा के अंतर्गत जो शब्द हैं वे मैं ले रही हूँ। संधि स्थल। संधि स्थल का मतलब है मिलन बिंदु या मिलने का स्थान, जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। मेहनतकश यानी मेहनती। सम्मोहन यानी जादू। स्थगित का मतलब है दूर हो जाना, किसी चीज़ को जहाँ पर वह है वहाँ से दूर धकेल देने को स्थगित करना कहते हैं। अतीन्द्रियता, इंद्रियों से परे, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी मानी जाती हैं उनसे भी परे जो अनुभव हो उसे अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं। इस संसार का जो न लगे यानी अलौकिक। उजास का मतलब है उजाला, रकम रकम के यानी तरह तरह के। बचकाना यानी बच्चों जैसा। गदराया, घना यानी जहाँ पे घने वृक्ष होते हैं उनको गदराया हुआ वृक्ष कहते हैं। अवधारणाएं यानी मान्यताएं, जो कुछ लोगों की मान्यताएं किसी क्षेत्र में हो जाती हैं, किसी चीज़ को मान लेते हैं और वो रिवाजों के रूप में या परंपराओं के रूप में चलती हैं। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। तीर्थाटनीय, तीर्थयात्रियों के लिए कहा गया है। काम्य का मतलब है जिसकी कामना की जाए, जिसकी इच्छा की जाए। संजीदा यानी गंभीर या सीरियस। वंचना यानी धोखा। गमगीन का मतलब होता है दुखी होना। मवेशी कहते हैं पालतू पशुओं को, जो कैटल के रूप में होते हैं या पेट जानवर जो होते हैं उनको कहते हैं मवेशी। असह्य का मतलब है जो सहन ना हो सके। तामसिकता का मतलब है तमोगुण से उत्पन्न दोष या बुराइयाँ। आदिम का मतलब होता है मानव सभ्यता की शुरुआत जहाँ से हुई थी, यानी बहुत अर्ली एज की बात होती है जहाँ पर वहाँ पर हम आदिम शब्द का प्रयोग करते हैं। अवाक का मतलब है बिन आवाज़ के। वाक का मतलब होता है वाणी, आवाज़। कतरा का मतलब है टुकड़ा। शिद्दत यानी तीव्रता से, प्रबलता से या अधिकता से। आपको ध्यान होगा फूलों के लिए कहा गया है शिद्दत से मुस्कुरा रहे थे, यानी उनके तीव्र तीखे चटक रंग सुंदर लग रहे थे। मुंडकी यानी सिर। अभिशप्त का मतलब है शापित होना या अभियुक्त होना, जैसे किसी को शाप दिया गया हो। ज़्यादातर हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में, पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं कि किसी को किसी पाप के कारण या अपराध के कारण शाप दे दिया गया, तो उसे अभिशप्त कहते हैं। जलप्रपात का मतलब है झरना। पराकाष्ठा का मतलब सर्वोच्च सीमा, जो एक्सट्रीम की जो सीमा होती है उसे पराकाष्ठा कहते हैं, सबसे अधिक। फेन उगलने का मतलब है झाग निकलना। फेन संस्कृत में झाग को कहते हैं। मशगूल का मतलब है व्यस्त, बिजी। चलायमान यानी चलता फिरता हुआ। तंद्रिल अवस्था कहते हैं नींद की अवस्था को, तो नींद से प्रभावित अवस्था जो होती है वो तंद्रिल अवस्था कहलाती है। प्रतिवाद का मतलब है विरोध करना किसी चीज़ का। लम्हा यानी क्षण। ईव और शैतान, ये 2 क्रिश्चियन माइथोलॉजी के चरित्र हैं, ईसाई पौराणिक कथाओं के चरित्र। विश्व की पहली स्त्री को ईव कहा जाता है और वहाँ जो असुर की कल्पना है वो शैतान के रूप में है। दुष्ट वासनाएं यानी बुरी इच्छाएं। चरई वेती, ये वेद का एक वाक्य है। चलते रहो इसका अर्थ है। वजूद का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। ठाठे का अर्थ है हाथ में पड़ने वाली गांठें या निशान। जब लगातार मेहनत करते करते हाथों में गांठें पड़ जाती हैं या निशान हो जाते हैं तो उनको हम ठाठे कहते हैं। बेस्ट एट रिपेइंग, ये गरीब औरतों के लिए प्रयोग में लेखिका लेके आई हैं, जहाँ पर वे सड़क बना रही हैं उनके लिए कहा है लेखिका ने कि वे कितना कम लेकर कितना ज़्यादा देती हैं, यानी वे रीपे करने में बेस्ट हैं। बरवीला का मतलब है बढ़े हुए पेट वाला, जो बहुत सुविधा और सुख के कारण मोटा हो जाए। हलाहल का मतलब है विष या जहर। संक्रमण का मतलब है जगह बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। गुड़ुप कर देने का मतलब है निगल जाना। राम रोछो, ये नेपाली प्रयोग है, अच्छा है के लिए इसका प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं कुछ विशेष जानकारियों की तरफ। सबसे पहले तो हैं सिक्किम की जानकारी। सिक्किम राज्य पर आधारित है ये यात्रा संस्मरण। और सिक्किम जो था वो ग्याल राजतंत्र, ये राजतंत्र का नाम है, उसके द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत में विलय और जनमत के कारण 1975 में भारत में इसका विलय हो गया था। प्रशासनिक समस्याओं का मतलब है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतें आ रही थी और वो भारत में
खो गया था, यानी उसको भारत में सम्मिलित कर दिया गया था, मिला लिया गया था। जनमत का मतलब है कि वहाँ की जनता से मत लिया गया था, उनसे चुनाव करवाए गए थे, उनसे पूछा गया था कि क्या आप भारत में जुड़ना चाहते हैं। एक जनमत संग्रह के साथ, यानी उनका चुनाव बाकायदा किया गया था, तब उनसे पता चला था कि वे भारत में विलय होना चाहते हैं। आपने पाठ के शुरुआत में पढ़ा कि कितना सुंदर वर्णन लेखिका ने किया है गंगटोक की वैली का, उसकी घाटी का। तो ये दिन में गंगटोक है, रात्रि में देखिए जगमगाता हुआ गंगटोक है, इसमें प्रकाश इस तरह से दिखाई देता है। और ये असल में झालर कहलाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइट है उसकी लड़ी सी लगा दी जाती है। ये है यूमथांग, जिसका अर्थ है घाटियाँ वहाँ की भाषा में, सिक्किमी भाषा में। तो यूमथांग में इस तरह से वैलीज़ फूलों से खिली रहती हैं, सजी रहती हैं, जिनका वर्णन किया गया है। तो यूमथांग का अर्थ है घाटियाँ, और यहाँ हर जगह आप घाटियों के दृश्य देख रहे हैं। कंचनजंगा का उल्लेख आया। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा है, जिसका दृश्य लेखिका अपनी बालकनी से देखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। उसके आगे बादल आ गए, और यहाँ पर उन्होंने इसकी उपमा दी है ठाकुर जी के कपाट से। ये मंदिर है और मंदिर के द्वार बंद हैं, जब द्वार बंद होते हैं तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इसी प्रकार बादल आगे आ जाने से कंचनजंगा के दर्शन लेखिका को नहीं हो पाए। ये हैं दो तरह के वृक्ष जिनका उल्लेख लेखिका ने किया है, पाइन और धूपी का वृक्ष। ये दो प्रकार के वृक्ष हैं। ये ऊपर के जो 3 चित्र हैं ये पाइन या चीड़ के वृक्ष के हैं, और नीचे धूपी का वृक्ष है, ये जंगलों में लगता है। उस क्षेत्र में ये 2 प्रकार के वृक्ष लगते हैं। बौद्ध पताकाएं सफ़ेद और रंगीन, इसका उल्लेख जितेन नॉर्गे लेखिका से करते हैं, और ये बताते हैं कि जब कोई बुद्धिस्ट मॉन्क या कोई बौद्ध भिक्षु मर जाता है तो उसकी याद में शांति और अहिंसा की प्रतीक 108 सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। आप इस चित्र के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि ये नेपाल का दृश्य है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़ियों में पताकाएं लगी हुई हैं और सफ़ेद रंग की हैं। ये इन 3 चित्रों में आप रंगीन पताकाएं देख सकते हैं। ये किसी खुशी के मौके की, उत्सव की, त्योहार की, या किसी नए काम को शुरुआत करने की प्रतीक होती हैं। ये हैं दलाई लामा, जिनके चित्र के बारे में लेखिका ने कहा कि हर जगह, और जितेन नॉर्गे की जीप में भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था। दलाई लामा के बारे में यहाँ पर एक विवरण लिखा है, वो पढ़ते हैं। दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो अथवा दलाई लामा, इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 को। ये तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। परम पावन दलाई लामा के शांति संदेश, अहिंसा, अंतर धार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1959 से अब तक उनको 60 मानद डॉक्टरेट, पुरस्कार, सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष भी माने जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं, अनेक प्रकार के संदेश ये दुनिया को देते हैं, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व मानते हैं। सार्वभौमिक का मतलब सारी भूमि, सारी धरती के लिए अपना एक जिम्मेदारी मानते हैं, सबको शांति का संदेश देने के लिए। और यहाँ नीचे जो चित्र है वो है धर्म चक्र का, जो बुद्धिस्ट धर्म में चलता है। यहाँ पर 3 चक्र लगे हुए हैं। इन पर बुद्ध संदेशों की भाषा में एक मंत्र लिखा हुआ है, जिससे ये माना जाता है कि इसको छूकर, इस मंत्र को छूकर हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। अगला चित्र है कवि लोंगस्टॉक का। ये 2 चित्र उस स्थान के हैं, कवि लोंगस्टॉक के, और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं उनके 2 चित्र मैंने लगाए हैं। यहाँ पर गाइड फिल्म का एक चित्र है, इस फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी। साथ ही साथ ये 2 जातियाँ हैं, लेपचा और भूटिया जनजातियाँ, जिनके बीच में लंबे झगड़े चल रहे थे, जिनके लिए शांति वार्ता की गई थी, और इनकी याद में यहाँ पर स्मारक लगा हुआ है। पाठ में आपने तिस्ता नदी का बहुत मनोरम वर्णन पढ़ा है, और ये तिस्ता नदी के दृश्य हैं, आप देख सकते हैं इसके सौंदर्य को। ये है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 धाराएं गिर रही हैं, इसीलिए शायद इसका नामकरण 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के रूप में हुआ है। ये अनेक शिखरों से होता हुआ आता है, और यहाँ पर सैलानियों को, जो मधु कांकरिया के साथ में कई टूरिस्ट्स थे, उनको एक गीत याद आया। ये गीत दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था, फिल्म थी मधुमती, और गीत के बोल थे सुहाना सफर
और ये मौसम हंसी, इसमें अभिनेता दिलीप कुमार थे। एक कविता याद आई वहाँ पर इन लोगों को, और ख़ास तौर पे मधु कांकरिया को, मेरे नगपति मेरे विशाल। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब इनकी कविता में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह दिखाई देता था, और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावाद उत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। छायावाद के जो कवि हैं चार, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, निराला और सुभद्रानंदन पंत, इनके बाद की जो पहली पीढ़ी कवियों की है उसमें दिनकर का स्थान आता है। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। यूँ तो कविता बहुत लंबी है। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। हिमालय को समर्पित है ये कविता। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। आपसे मैं कहना चाहूँगी कि इस कविता को आप पूरा पढ़ें, इसे याद करें, और ऐसी कविताएं आपको कंठस्थ करनी चाहिए। अब यहाँ पर हिमालय के कुछ दृश्य हैं। लेखिका ने हिमालय के लिए कहा, पल पल परिवर्तित हिमालय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसका रूप बदलता रहता है। यहाँ पर अचानक बादल आ गए हैं, यहाँ पर धूप की कुछ किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर ओस छाई हुई है ठंड के कारण, और यहाँ पर गहरे हरे रंग के पर्वत दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए हिमालय को कहा जाता है कि वह हर पल अपना रूप बदलता रहता है। दो कैप्शंस लेखिका ने मेंशन किए हैं। एक है चरई वेति, जिसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। ये वेद का वाक्य है। थिंक ग्रीन का ये जो स्लोगन है, ये मनुष्य को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें हरियाली के बारे में सोचना चाहिए। यानी एक मनुष्य ही है जो इस हरियाली को चुनौती देता है, उसको कष्ट देता है और प्रकृति की सुंदरता को हानि पहुंचा रहा है। यहाँ पर आपको फूल दिखाई देंगे, ये रोडोडेंड्रो के फूल हैं जो घाटी के अंदर पूरी तरह से छाए हुए हैं। रंग बिरंगे फूल हैं। इनकी सौंदर्य को देखती हुई लेखिका आगे बढ़ती हैं। आपके इस पाठ में आपने बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना और पढ़ा। आप की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये देश भर में जो सड़कें हैं उनका निर्माण करती है, और इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की है जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया है। इस तरह से पहाड़ों के बीच में सुराख करके डायनामाइट लगाया जाता है और फिर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है सड़क निर्माण का, और इस प्रकार सड़कें बनती हैं। एक बोर्ड का भी उल्लेख किया है लेखिका ने, और ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, BRO द ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स द वे। अब यहाँ पर ये BRO की तरफ से लगा हुआ है, और इसके विषय में मैंने आपको ध्यान से और काफ़ी विस्तार में पढ़ाया था। आपको ध्यान होगा कि ये वो मज़दूरों के नाम है, ये बोर्ड, जिन्होंने मौत को भी झुठला दिया इन रोड्स को बनाने के लिए। अब आपने ध्यान दिया होगा, लेखिका ने दो जंगलों के विषय में बताया था, पलामू और गुलमा का जंगल। ये देखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान है पलामू का। व्याघ्र आरक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस बोर्ड में देख सकते हैं। आरक्ष का मतलब जहाँ पर रक्षा की जाती है, सेंचुरी है एक तरह से ये, जहाँ पर अभयारण्य जिसको कहते हैं, जहाँ पर बाघों की रक्षा की जाती है, उनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से या उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, क्योंकि व्याघ्र की जाति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो इसलिए ये बनाया गया है। और ये कहाँ है इसके बारे में पढ़िए। पलामू व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू ज़िले में स्थित है।
यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक है। 9 बाघ आरक्ष बने, 9 अभयारण्य बने उनके लिए, उनमें से एक है पलामू व्याघ्र आकर्ष। 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कितना विस्तृत, कितना बड़ा ये पलामू का राष्ट्रीय उद्यान है, व्याघ्र आरक्ष है। अब एक आपने इसी के साथ पढ़ा था गुल्मा शब्द, तो गुल्मा भी एक ऐसा ही स्थान है। गुल्मा के जंगलों का ये दृश्य है और ये महानंदा एक नदी है, उसके तराई क्षेत्र में, उसका जो वैली का रीजन है उसमें स्थित है जगह। और गुल्मा एक शांत और सुरम्य प्राकृतिक स्थल है। सिलीगुड़ी शहर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों से घिरा यह गुल्मा जंगलों, वन्यजीवों और चाय के बागानों के सौंदर्य से सजा हुआ है। बहुत सुंदर क्षेत्र है गुल्मा। तो पलामू और गुल्मा को याद किया लेखिका ने जब उन्होंने सड़क बनाती हुई उन पहाड़ियों को देखा। ये किस तरह से यहाँ पर भी आदिवासी जनजाति की औरतें पत्तों को खोजने के लिए आती हैं और उनके पाँव चोट इत्यादि लगने के कारण या नंगे पाँव चलने के कारण, कांटों वगैरह के कारण पूरी तरह से सूज जाते हैं। तो इन औरतों के हाथों के ठाठे देखकर लेखिका को पलामू और गुल्मा में रहने वाली उन औरतों का ध्यान आया। एक शब्द प्रयोग हुआ, हेयर पिन बेंट। ये पहाड़ों में अक्सर देखने को शायद आपको मिले हों, कभी आप पर्वतीय क्षेत्र पे गए हों। ये चित्र जो है वो आपको बताते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा है। हेयर पिन जो होती है, अक्सर महिलाएं जो अपने बालों में लगाती हैं, खासतौर पे जूड़ा पिन जिसको कहते हैं, वो हेयर पिन का बेंट है। बेंट यानी मोड़ है। तो इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में बेंट होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग दृश्य हैं, इनके द्वारा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा किसे कहते हैं हेयर पिन बेंट। पहाड़ी बच्चों के जीवन के विषय में बताया गया। पहाड़ियों का जो पहाड़ी बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे से नदी के क्षेत्र से पानी लेकर ऊपर की तरफ अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये मवेशियों को चरा रहे हैं, ये भी मवेशियों को चराने का दृश्य है। यहाँ पर जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, इसी से उनका चूल्हा इत्यादि जलता है और तभी इनका जीवन चल पाता है। तो कितना कठिन जीवन है हम समझ सकते हैं। एक टोकरी के बारे में बात हुई थी, जब पहाड़ी औरतों की बात हुई थी जो सड़क बना रही हैं, वो अपने बच्चों को डोकों में बिठा कर लाती हैं। ये इस तरह की टोकरी होती है जो पीठ पर लगाई जाती है और जो महिलाएं वहाँ काम करती हैं वो अपने बच्चों को या फिर किसी ज़रूरी सामान को इस टोकरी में रख लेती हैं। चाय बागान का दृश्य, और चाय बागान के दृश्य में लेखिका ने कहा कि एक लड़की खड़ी थी जिसने लाल रंग का बोकू पहना हुआ था। तो बोकू वहाँ की ड्रेस है जो इन दोनों लड़कियों ने पहन रखी है, इसको बोकू कहते हैं। तो ये वहाँ की जो संस्कृति के शब्द हैं उनको आप ध्यान रखिए ज़रा। सिक्किम के जीव जंतुओं में 2-3 का उल्लेख हुआ। एक तो याक का उल्लेख हुआ, ये याक ये पशु है वहाँ का। और नरभक्षी शेर का प्रयोग हुआ, शब्द प्रयोग हुआ। नरभक्षी होता है नर को, मनुष्य को खाने वाला शेर। यहाँ पर आप इस दृश्य में देख भी सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को वो खा रहा है। और ये पहाड़ी कुत्तों का उल्लेख हुआ है इस पाठ में, जो केवल चांदनी रात में थोड़ा बहुत भौंकते हैं, अन्यथा नहीं भौंकते, बहुत शांत रहते हैं। इनके शरीर के बालों से आपको पता चलेगा कि कैसे प्रकृति ने इनको सर्दी से रक्षा करने के लिए बालों का एक कवर जैसा दिया है। अब ये है लायुंग, जिसके बारे में बात हुई थी कि गंगटोक से चलकर ये लोग लायुंग में रुके थे रात के समय। तिस्ता नदी के किनारे था लायुंग के दोनों दृश्य हैं। वहाँ पर उल्लेख हुआ था कि एक सिक्किमी युवक से जब लेखिका बात कर रही थी तो एक गाय ने आकर महुआ खा लिया था, महुआ गुड़प लिया। तो ये महुआ जो है ये उसका पेड़ है, उस पर फल लगे हुए हैं। ये स्वादिष्ट लगता है वहाँ के जीव जंतुओं को, इसलिए गाय ने इसको खा लिया था। आपको ध्यान होगा कि जब ये पर्वतीय क्षेत्र में पहुँची और वहाँ पर ख़ासतौर पे कटाव में जब इन्होंने बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देखा तो इनको कीट्स की कविता याद आई, जिसमें उन्होंने ईव के सौंदर्य का उल्लेख किया है। जॉन कीट्स की एक कविता का उल्लेख मधुकांकरिया ने किया है,
जिस कविता को उन्होंने ईव के संदर्भ में लिखा है। ईव जो है वो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में पहली स्त्री के रूप में जानी जाती हैं, संसार की पहली स्त्री के रूप में। तो ये अंग्रेज़ी भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रोमांस को उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में एक नया आयाम, एक नया एंगल, एक नया डायमेंशन दी। जो उपमाएँ दी, ऐसा कार्य अंग्रेज़ी साहित्य में कम ही लोग करते हैं। तो ऐसी सिमिलीज, ऐसी उपमाएँ उन्होंने दी जो अंग्रेज़ी साहित्य में पहले मिली नहीं थी। जॉन ने अपने साहित्य में अपने प्रेम का प्रकाशन पूरे मन और स्पष्टता के साथ किया है। ये ध्यान रखिए कि ये रोमांटिक कवि माने जाते हैं अंग्रेज़ी के, और रोमांस का अर्थ बाद में सीमित क्षेत्र को से जुड़ गया था, लेकिन रोमांस का अर्थ कुल मिलाकर प्रकृति के हर तत्व से प्रेम करना है। ये है कटाऊ के हिमशिखर। आप ध्यान दीजिए, कटाऊ में चारों तरफ जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, ऐसा लेखिका ने वर्णन किया। और यहाँ का सौंदर्य तो अपनी जगह अनुपम है ही, साथ ही साथ उनकी जो सहयात्री हैं उन्होंने कटाऊ के हिम शिखरों के लिए एक प्रयोग किया कि ये एशिया के जलस्तंभ हैं। तो आप देख सकते हैं किस कदर बर्फ़ ढकी हुई है। सर्दियों में बर्फ़ जमती है और गर्मियों में जब सारा संसार प्यासा रहता है और जल की अपेक्षा करता है, तब इन्हीं पर्वतों से जल पिघल कर नदियों में आता है और हमें जल मिलता है, हमें जीवन मिलता है। तो यहाँ पर आप कटाऊ के हिमशिखरों का हर स्वरूप देख सकते हैं। अब आता है महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व। इन शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक तरफ तो लेखिका ने कटाऊ का सौंदर्य देखकर ये कहा कि इस पवित्र सौंदर्य को देखकर कोई भी व्यक्ति करुणा का अवतार बुद्ध बन सकता है। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध करुणा के अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनके मन में सारी मानवता के लिए दया और प्रेम का भाव था। और बोधिसत्व शब्द जो आया है उसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध बनने से पहले जो अलग अलग जन्मों में उनका रूप था वो बोधिसत्व कहलाता है। तो यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ते हैं उसके विषय में। बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म को जो विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए बोधिसत्व शब्द का प्रयोग होता है। बोधिसत्व शब्द क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का जो रूप है, यानी बुद्ध के शरीर को प्राप्त करने से पहले उनकी आत्मा ने जो अलग अलग जन्म प्राप्त किए, उस रूप में वह बोधिसत्व कहलाए। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है, यानी पराकाष्ठा एक्सट्रीम है, यानी जो सबसे अच्छा जन्म है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है, वो बुद्ध के रूप में है। इस पहचान को बोधि यानी ज्ञान नाम दिया गया है। बोधि को प्राप्त होने वाला शब्द बुद्ध कहलाता है, यानी वो अवस्था है जब उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उसको पाने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसेस में जब वो होता है ज्ञान प्राप्ति के, तब वो बोधिसत्व कहलाता है। कहा जाता है कि बुद्ध शाक्य मुनि, ये शाक्य मुनि इसलिए कहलाते हैं क्योंकि शाक्य वंश में पैदा हुए थे। केवल एक बुद्ध हैं, उनके पहले बहुत से बोधिसत्व थे और भविष्य में और होंगे। यानी ये प्रोसीजर चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है यदि वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाए ज्ञान प्राप्ति के, और उससे पहले और उसके बाद वो बोधिसत्व बन सकता है। यानी जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बोधिसत्व होते हैं, और बुद्ध की अवस्था पाने के बाद में हमारे ज्ञान का के अंदर जो कहीं ना कहीं एक कमी आती है, तो भविष्य में भी हम फिर बोधिसत्व बन सकते हैं। गुरु नानक और उनके चरण चिन्ह का उल्लेख इस चैप्टर में हुआ है। तो ये गुरु नानक देव हैं, जो सिखों के प्रथम गुरु माने गए। इनका समय है 1469 से 1539, और इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक या नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, इनका अपना परिवार था, ये विवाहित थे, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, सोसाइटी में भी परिवर्तन लेके आए कवि। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं। देशभक्त और विश्वबंधु, सारे संसार के मित्र के रूप में रहे, सभी के गुणों को समेटे हुए थे। इन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार किया। इसी संदर्भ में हम जानते हैं कि कैसे गुरु नानक यूमथांग के आसपास पहुँचे और वहाँ पर इनके पैरों का ये निशान मिलता है। और ये भी प्रसिद्ध है कि वहाँ पर जो भोजन उनको परोसा गया उसमें से चावल के कुछ दाने छिटक कर गिर गए, तब से वहाँ पर चावल की खेती होती है।
ये युमथांग है जहाँ पर लेखिका ने अपनी यात्रा, जहाँ पर पहुँचने के लिए लेखिका ने अपनी यात्रा गंगटोक से शुरू की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोडोडेंड्रो के फूल खिले हुए हैं। कितना सौंदर्य है इस स्थान में, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से कितना अनुपम है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर। कई जानकारियाँ हासिल करने के बाद में आपका पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित का मतलब कैसे हिप्नोटाइज कर रहा है, कैसे अपने वशीभूत कर रहा है। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों के झालर सी बना रहे थे। आपको मैंने दृश्य के माध्यम से भी समझाया है। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जादू सा हो गया हो। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका सब कुछ स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ उसने भुला दिया, उसे कुछ याद नहीं रहा, सब कुछ अर्थहीन हो गया। उसके लिए जीवन में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रहा, सब कुछ मीनिंगलेस था उस दृश्य के आगे। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त हो रही थी। जो कुछ भी एक चैतन्यता का बोध था वो मानो समाप्त हो गया था। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई झालर के उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। वो जो प्रकाश था उस वैली का, उस घाटी का, वो ऐसा लग रहा था जैसे अतीन्द्रियता का अनुभव करवा रहे हैं। अतीन्द्रियता का मतलब है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनसे हमें एहसास होता है कि हम मानव देह में हैं, उसको वो भूल चुकी थी और आत्मिक सुख प्राप्त हो रहा था उनको। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहली बात, मेहनत की है इसको बनाने में। इस जगह को पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इसके बारे में हम विस्तार से देख चुके हैं, दृश्यों के माध्यम से भी, पाठ पढ़ते समय भी समझ चुके हैं। तो आप इसमें हर आस्पेक्ट लिखेंगे उनके जीवन का। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 श्वेत पताकाएं, श्वेत यानी सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है, जितेन नॉर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। ऐसे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखे जाते हैं और सभी बातों को सारांश रूप में कहा जाता है। नॉर्गे के अनुसार सिक्किम में सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नॉर्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती से की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड से कंपैरिजन होता है। नॉर्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजाएं बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर लगाई जाती हैं। ध्वजाओं का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में भी भारत के अन्य भागों की तरह घूमते धर्मचक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी हैं। ये हम लोग विस्तार से पाठ में पढ़ चुके हैं। वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किमी परिधान पहनती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह प्रतीत होते हैं। वहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं व जीवन काफ़ी मुश्किल से भरा है। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर
कपड़े में बांध कर रखती हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नॉर्गे ने लेखिका को बताया था, वे बताते चले थे। अगला प्रश्न है, कवि लोंगस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लोंगस्टॉक नामक जगह पर गई। लोंगस्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ पर बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस धर्म चक्र पर हाथ फेरने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, हम चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगतियां कर लें, हमारे भारत की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं यानी मान्यताएं और कल्पनाएं यानी इमेजिनेशन सब एक जैसे हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे हुए, एक सूत्र में पिरोए हुए है। इसीलिए भारत में विभिन्नता में एकता विद्यमान है। अगला प्रश्न, जितेन नॉर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। तो हम जितेन नॉर्गे में जितने गुण देखते हैं वो एक अच्छे गाइड में हो सकते हैं। नॉर्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। समर्पित का मतलब था डिवोटेड। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला गुण क्या बताया? एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक का मतलब होता है वहाँ का जो एक भूगोल से परिचित होना चाहिए। वहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पे कौन सा स्थान है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ये सब उसे पता होना चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है टूरिस्ट्स की तरफ से, उसका जवाब उसे पता हो। वह एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है। उसे उसका धर्म क्या होता है कि उसे एक विश्वास दिलाना चाहिए टूरिस्ट को कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच्ची है। तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। तभी दोनों के बीच में एक अपनेपन का रिश्ता कायम होता है। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके। उसे इतना समझदार होना चाहिए क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको उस क्षेत्र के बारे में नहीं पता होता, तो कैसी भी इवेंचुअलिटी के होने पर, कैसी भी परिस्थिति के होने पर वो सही निर्णय ले सकता है। वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। पहाड़ी इलाका है, नए लोग हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान उसे रखना चाहिए। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना चाहिए, जो वो बोले उसका असर होना चाहिए। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बन जाती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। सारे घूमने वाले बड़ी रुचि से सब जगह देखते हैं। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। बीच बीच में हम भी देखते हैं नॉर्गे कई जगहों के विषय में उन्हें बताते चल रहे हैं। वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत हो, वहाँ के जो लोग हैं कैसे रहते हैं, कैसा उनका जीवन शैली है उसके बारे में पता हो। रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए। जो पर्यटक यानी जो टूरिस्ट्स होते हैं उनको जानकारी दे वो हर दृश्य के बारे में। अगला प्रश्न, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता जाता है, यानी जितना बड़ा पर्वत है उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा पर्वत दिखाई देता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए है, जहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं। जिन पहाड़ों पर वहाँ पर गहरा हरा रंग का एक कालीन जैसा दिखाई देता है, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है, कहीं पर हल्के हरे रंग की वेजिटेशन है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियों
वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ हैं। गहनतम यानी बहुत गहरी वादियाँ हैं, बहुत गहरी वैलीज हैं, फूलों से लदी हुई हैं। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला है। कुछ पर्वतों पर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर पथरीला रूप दिखाई देता है और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब कुछ समाप्त कैसे हो जाता है? अचानक बादल आ जाते हैं, अचानक धुंध आ जाती है सामने। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है। बादलमय का मतलब बादल से युक्त। और कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे। जलप्रपात का मतलब जल के झरने थे। तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती यानी चमकती हुई तिस्ता नदी दिखाई दे रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गईं, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। यानी वो मुग्ध हो गई उस सौंदर्य को देखकर और उनके हृदय से जैसे मानो कविता निकल रही हो। अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई, कैसी फीलिंग आई उनके मन में? हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत का मतलब मूर्ति के समान माया और छाया के खेल को देखती रह जाती हैं। माया और छाया का मतलब है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, ऐसा दिखाई देता है। पल भर में दृश्य कुछ और है, पल भर में कुछ और है। छाया का मतलब है कहीं पर बादलों की छाया है, कहीं पर पर्वतों की छाया है, वृक्षों की छाया है। तो ऐसा सुंदर दृश्य वो देखती रह जाती हैं। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त होती है। इस अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया, प्रकृति का एहसास करा दिया कि प्रकृति ही जीवन का मूल कारण है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर, सरहद का मतलब होता है सीमा, सीमाओं से परे जा रही हैं। कैसी बहती जलधारा बनकर बह रही हैं और उनकी मन के सारे मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। मन में हर मनुष्य के कुछ ना कुछ कोई बुरा भाव, कोई बुरा विचार आता है तो वो सारे मैल, वो सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं दूर इस निर्मल जल के साथ बह गई हों, ऐसा लगा उनको। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले, मानो वो अपनी आत्मा में उसको समो लेना चाहती थी, उसमें तादात्म्य स्थापित करके उसको आत्मसात करना चाहती थी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? झकझोरने का मतलब है अंदर तक विचलित कर गए, परेशान कर गए, उनको हिला दिया। मान लो लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। यद्यपि प्रकृति के सौंदर्य में वह खोई हुई थी, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे थे जिसने वापस उनको इस धरती पर ला दिया, वापस यथार्थ से, रियलिटी से जोड़ दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं, वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनको कुछ महिलाएं दिखाई दी, वो सड़क निर्माण का कार्य कर रही थीं। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाठे पड़ गए थे। ठाठे यानी वो निशान जो लगातार हथौड़े या कुदाल का इस्तेमाल करने से बन जाते हैं, जहाँ पर स्किन बहुत ही सख्त हो जाती है। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि यह पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। एक सैलानी होने के नाते, एक टूरिस्ट होने के नाते लेखिका ने सोचा कि केवल हम टूरिस्ट्स के घूमने और मनोरंजन करने के लिए ये जो पहाड़ी औरतें हैं, ये अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ के मार्ग बनाती हैं, यहाँ की सड़कें बनाती हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। वहाँ के जनजीवन में कितनी कठिनाई है। छोटे छोटे बच्चे, कोमल बच्चे दूर दूर तक चलकर जाते हैं अपने स्कूल में पढ़ने के लिए। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, लगातार लाइफ के लिए स्ट्रगल है, ऐसा अनुभव होने लगा। वह चिरकाल यानी लंबे समय तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहीं। लंबे समय तक आत्मा को सुख देने वाले ये दृश्य देखती रहीं और
यहाँ के जनजीवन के बारे में गंभीरता से सोचते रहें। 10वां प्रश्न लेते हैं। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। अब हम देखते हैं कि जो यात्रा संस्मरण लिखा है मधु कांकरिया ने, यहाँ पर किन किन लोगों ने उनको यहाँ के प्राकृतिक आनंद यानी सिक्किम की सुंदरता को अनुभव करने में योगदान दिया। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जैसे यहाँ जितिन नॉर्गे का है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं, एक एक जगह के दर्शन कराते हैं। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता यानी घूमने वाला उसकी रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, लगातार इंटरेस्टिंग रहे उसके लिए वह यात्रा, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। प्रयोजन का मतलब जिस उद्देश्य से वो आया है, घूमने के लिए आया है, बहुत सी जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए आया है, कुछ नया जानने के लिए आया है, वो सारे प्रयोजन उसके पूरे हों। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। साथ साथ ऐसा गाइड हो तो साथ साथ हमारे अगर मित्र और सहयात्री यानी हमारे साथ यात्रा करने वाले भी वैसे ही हों तो यात्रा और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है, रोमांचकारी यानी रोमांचक बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लोकल लोग भी वहाँ की जानकारी देते हैं। वहाँ के जनजीवन को देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये न हो तो वो स्थान नीरस व बेजान लगने लगेंगे। अगर इन सब को निकाल दिया जाए तो ये यात्रा बहुत ही नीरस हो जाएगी, मोनोटोनस सी हो जाएगी, उसमें जान नहीं रहेगी। तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्थान स्थान पर हमको सरकार से जुड़े हुए लोग मिले हैं, जैसे यहाँ पर इनको बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिले हैं, फौजी मिले हैं, तो उनसे भी जुड़ी हुई जानकारियाँ या उनके जनजीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस यात्रा को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आम जनता, ये लेखिका ने ये चैप्टर में कहा है उन श्रमिक महिलाओं के लिए जो सड़क बना रही थी कि हमारी देश की आम जनता कितनी तरह के काम करती है। पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहनकर, बोकू जो उनकी ड्रेस है उसका नाम है, पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं, जैसा हमने स्कूली बच्चों के संदर्भ में देखा। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करती है, जैसे सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों के पुल आदि बनाना। इतने सारे कार्य सिर्फ हमारी देश की आम जनता करती है, जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये कितनी मेहनत से सब कर पाते हैं। ये सामान्य जन ही खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों, कारखानों आदि में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। आर्थिक सुदृढ़ता का मतलब पैसे की दृष्टि से मजबूत करते हैं देश को, और ऐसा करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। रीढ़ की हड्डी का मतलब है अगर जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है वो गर्व से खड़ा हो सकता है, कमर सीधी करके खड़ा हो सकता है, गर्दन सीधी करके खड़ा हो सकता है। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता। अफसोस की क्या बात है कि ये सामान्य जनता जितनी मेहनत करती है उस हिसाब से उससे बदले में पैसा नहीं मिलता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझ लेती है, वो कर्तव्य निभाती है। असाध्य मतलब जिसे जल्दी से किया नहीं जा सकता, कठिन से कठिन कार्य को वो करती है। वो समाज का कल्याण करती है, समाज का भला करती है, सोसाइटी के भले के लिए कार्य करती है, परंतु बदले में उसे नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। ना हम उनको उस हिसाब से उन पैसा देते हैं, ना वैसी सुविधाएं देते हैं, ना वैसा सुखपूर्वक जीवन देते हैं। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति लोगों में सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। अफसोस की क्या बात है कि जो हमारी प्रगति का आधार है, जो बेस है, जो नींव है, उनके प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव आत्मीय भावना यानी अपनापन नहीं होता हम लोगों के अंदर। यदि यह आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाए। असल में क्या है, जैसे कोई गाड़ी हो और वो पहिए के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही देश भी इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों से ही पूछे जाते हैं जिससे आप अपने विचार व्यक्त कर सकें इन गंभीर सवालों पर। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान मान रही है, केवल एंजॉयमेंट के लिए जाती है। पहाड़ों की प्रदूषण और वहाँ की स्वच्छता के विषय में कोई विचार नहीं होता उनके मन में। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है, पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में जाता है। हम देखते हैं जल का प्रदूषण भी कैसे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा यानी मिट्टी का कटाव हो रहा है। हम जानते हैं इरोजन हो रहा है जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है। ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी वातावरण में, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। हमें निम्नलिखित भूमिका निभानी चाहिए। अब यहाँ पर हम वो बातें बता सकते हैं जो हम कर सकते हैं। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए, उन जागरूकता का मतलब उनमें जागृति पैदा करना, उनमें वो जाग जाएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। तो ये सभी प्रयास हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? ये तो केवल स्नोफॉल की बात है, और कौन कौन से असर हुए हैं प्रकृति पर? आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो रही है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। अप्रत्याशित का मतलब है बिना सोचे समझे, मतलब जहाँ पर उम्मीद नहीं की जाती, ऐसे स्थानों पर अकाल पड़ रहा है, सूखा हो रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा यानी जो मरकरी है अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। सारा ऋतु परिवर्तन हो गया है, सारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया। जैसा कि हमने भी देखा, लायुंग में अपने सही मौसम में सही सीजन में भी स्नोफॉल नहीं हुआ। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग हो रही है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन और अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने जो वातावरण को प्रदूषित किया है, उससे केवल वातावरण पर ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है, स्वयं मनुष्य जाति पर प्रभाव पड़ रहा है। 14वां प्रश्न लेते हैं, कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से गंदगी और वायु में प्रदूषण बढ़ जाता। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं है। जहाँ प्रदूषण है, लायुंग जैसी जगह पर, वहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन कटाव अभी इससे बचा हुआ है। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। 15वां प्रश्न लेते हैं, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। हम देखते हैं ऐसी अनोखी व्यवस्था है। सर्दियों में जो अतिरिक्त पानी पहाड़ों पर बर्फ बन के जमा हो जाता है, वही गर्मियों में पिघलकर हमें नदियों के द्वारा प्राप्त होता है।
नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रकृति ने कितनी अनुपम व्यवस्था कर रखी है। सबको जल मिलता है सिंचाई इत्यादि के लिए, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, नगरों के लिए, सबके लिए जल की व्यवस्था कर रखी है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि वाटर साइकिल जो है उसमें समुद्र में सारा जल पहुंच जाता है, फिर वाष्प बनकर इवेपोरेशन के माध्यम से बादल बनकर हमें फिर ये जल मिल जाता है बारिश के रूप में। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, ये आपका चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। पूरी तरह ईमानदारी से ही ऐसी जॉब्स, ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं। समर्पण है उनके अंदर, एक डिवोशन है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, अनुशासन है, डिसिप्लिन है। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध का मतलब कमर कस के खड़े हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। प्रकृति का भी कैसा भी प्रकोप यानी गुस्सा हो, चाहे एक्सट्रीम की सर्दी हो, चाहे एक्सट्रीम की गर्मी हो या बरसात हो, वो सब कुछ सहन करते हैं। हमारे सैनिक यानी फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहाँ पर तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। जैसा कि हमने इस पाठ में भी देखा, वहाँ नसों में खून का जमा कर देने वाली ठंड होती है। इस कदर ठंड होती है मानो हमारा शरीर ही सुन्न पड़ गया है। वहाँ पर सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं, क्योंकि वे सीमा पर तैनात हैं, रक्षा कर रहे हैं हमारी, इसीलिए हम निश्चिंत होकर अपने घरों में रह पाते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। सलामत रहें वो, हमेशा खुशहाल रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमें दुआ करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। हमें उनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। उनके प्रति हमें प्रेम का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। हमें उन्हें आदर और श्रद्धा से देखना चाहिए, क्योंकि उनके त्याग के कारण ही एक सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर सीमा पर हमारी सुरक्षा करता है। इसके साथ ही आपके सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और आपको याद दिलाना चाहूँगी एक बार फिर से, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए राजहंस पाठशाला को, और अपने साथियों को, अपने मित्रों को अधिक से अधिक बताइए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। धन्यवाद। मैं शिफाली शर्मा यहीं पर विराम लेती हूँ।